ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्लास 10th का ये जो क्लास 10th का रिफ्लेक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, उससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी हो चुके हैं। लेकिन नाउ आज हम डील करेंगे किसको? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। ठीक है, ये हमारे पास क्या आती थी लाइट की सेकंड प्रॉपर्टी। जब लाइट किसी मीडियम के ऊपर फॉल करती है, किसी सरफेस के ऊपर फॉल करती है, तो या तो रिफ्लेक्शन हो जाता है, यानी कोई स्मूथ सरफेस अगर होगा, ठीक है, मान लो कि मिरर था, क्या था हमारे पास? मिरर, सिल्वर की कोटिंग और उसके बाद एक ओपेक लेयर की कोटिंग, तो लाइट हमारे पास आई। ओपेक जो मीडियम होता है उसमें से लाइट पास नहीं हो सकती है, तो ये टकराकर वापस चलेगी। तो ये हमारे पास क्या कहलाया गया? रिफ्लेक्शन। क्या कहलाया गया भाई? रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर हमारे पास यानी उसी सेम मीडियम में चलेगी है वो, अगर एयर है तो एयर, वाटर है तो वाटर। लेकिन क्या हो कि अगर हमारे पास मीडियम 1 ट्रांसपेरेंट मीडियम है और मीडियम 2 भी क्या हमारे पास ट्रांसपेरेंट मीडियम है। मान लो एक एयर है और एक वाटर है। लाइट एयर में भी ट्रेवल कर सकती है और वाटर में भी ट्रेवल कर सकती है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही ट्रांसपेरेंट मीडियम है, वो लाइट को अपने अंदर से पास होने देते हैं। अगर मेरे पास लाइट इस तरीके से इसके ऊपर गिरती है, किसके ऊपर गिर रही है भाई? इंटरफेस के ऊपर। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस। यानी इंटरफेस क्या होगा? वो सरफेस जो इन दो मीडिया को अलग अलग करता है। मान लो ये बीकर है, इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया, ठीक है, यहाँ पर क्या है भाई? एयर, यहाँ क्या है भाई? वाटर। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? इंटरफेस, क्योंकि ये एयर सरफेस और ये वाटर सरफेस। तो ये हो गया हमारा एयर वाटर इंटरफेस, क्योंकि लाइट एयर से कहाँ जा रही है? वाटर में जा रही है। अगर वाटर से किस में जाती? एयर में जाती, तो हम बोलते वाटर एयर इंटरफेस। पॉइंट क्लियर इतना? नाउ हमारे पास क्या होगा कि जब वो एयर से किस में जा रही है? वाटर में जा रही है, तो इन दैट केस हमारी जो लाइट है वो वापस एयर में नहीं आती है, वो किस में चली जाती है? वाटर में चली जाती है। वो किस में चली जाती है भाई? वाटर में चली जाती है। तो अगर वो वाटर में जाती है, तो यहाँ हम देखेंगे ध्यान से कि जब भी लाइट एयर से वाटर यानी मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, कि जब वो दो अलग अलग मीडियम में जा रही है तो देयर इज बेंडिंग ऑफ लाइट अकर। यहाँ पर क्या हो रहा है? बेंडिंग ऑफ लाइट हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट बेंड हो रही है, ठीक है, वो अपने ओरिजिनल पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो रखी है। उसका ओरिजिनल पाथ होना चाहिए था ये, ठीक है, एयर इस तरीके से आ रही थी, लेकिन वो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो चुकी है? डेविएट हो चुकी है, जब वो किसी दूसरे मीडियम में जाती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। तो मैं इसको क्या बोलूंगी? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होती है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम बात अगर करें तो ये एक फिनोमिना ऑफ लाइट है। ये तो आपको पता ही है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या एक फिनोमिना है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? बेंडिंग ऑफ लाइट अकर, बेंडिंग ऑफ लाइट अकर व्हेन इट गोज फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम, one transparent medium to another transparent medium। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे मैं एग्जांपल अगर बोलूं, पानी का एक गिलास है और यहाँ पर मैंने ऐसे पेंसिल डाल दी है, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या डाल दी? एक पेंसिल। तो हम क्या देखते हैं कि इस पानी के गिलास में पानी यहाँ तक है, मेरी जो पेंसिल है मैंने इसको डाली इस तरीके से और वो इस तरीके से दिखाई दे रही है। बात समझ में आ रही है? तो ये क्यों हुआ हमारे पास?
ये जो डिसजॉइंट हुआ है यहाँ पर, ये जो डिसजॉइंट हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप चम्मच डाल देते हो गिलास के अंदर, उसमें भी आप अगर यूँ देखते हो कि आप अगर थोड़ा सा यहाँ से साइड से देखोगे, यहाँ से अगर आप देखोगे तो आप क्या देखते हो कि अगर ऊपर से देखोगे तो डायरेक्ट वही दिखाई देगी, लेकिन यहाँ से अगर इंटरफेस से देखोगे तो आपको क्या दिखता है कि हमारी इस तरीके से होनी चाहिए थी, एयर में तो वो ऐसे है लेकिन वाटर में इस तरीके से। तो यहाँ पर एक डिसजॉइंट हो जाता है, इट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्यों हो जाता है? क्योंकि एक्चुअल में तो ऐसे होनी चाहिए थी लेकिन वो इस तरीके से होती है, क्योंकि बैंडिंग ऑफ लाइट अक्कर होती है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है कि जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट जाती है, तो जब लाइट पास हो रही होती है तो वो क्या हो जाएगी? बैंडिंग, यानी इस तरीके से मुड़ जाती है अपने ओरिजिनल पाथ से। उसका ओरिजिनल पाथ लाइट का ये होना चाहिए था, लेकिन वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बेसिकली रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब वो सरफेस पर गिरती है तो वापस अपने ही सेम मीडियम में आ जाती है। तो ये आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। इसको मैं अगर दोनों की बात करूं, मान लो ये एक सरफेस है, लाइट इस तरीके से आई, ये मैंने नॉर्मल बना दिया और लाइट इस तरीके से चली गई वापस मीडियम 1 में, तो ये क्या हो जाएगा भाई? रिफ्लेक्शन। लेकिन लाइट अगर इस तरीके से गई, ठीक है, मीडियम 2 में, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? रिफ्रैक्शन। तो जब किसी सरफेस पे गिरती है तो जरूरी नहीं है कि इधर रिफ्लेक्शन हो और रिफ्रैक्शन हो, दोनों फिनोमेना भी हो सकते हैं। इसकी मान लो परसेंटेज रिफ्लेक्शन की ज़्यादा हो या रिफ्रैक्शन की ज़्यादा हो, वो अलग अलग केस है। दोनों कंबाइंड भी हो सकते हैं, लेकिन हम सिंगल सिंगल पढ़ रहे हैं, एक बार रिफ्लेक्शन के बारे में, एक बार रिफ्रैक्शन के बारे में। तो मैंने रिफ्रैक्शन में बोला बैंडिंग ऑफ लाइट अकर, ठीक है, जब वो एक मीडियम से किस में जाती है? दूसरे मीडियम में जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? वो क्यों मुड़ जाती है? क्यों वो अपने ओरिजिनल पाथ में ही ट्रेवल नहीं करती है? जब वो एयर में होती है और उसका ओरिजिनल पाथ ये है, तो वो आती वो इस तरीके से क्यों जाती है? इसका कारण क्या है? तो हम बोलेंगे कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या हो गया भाई? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पॉइंट क्लियर है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कारण क्या है? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कारण क्या है? अगर हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो जब लाइट एयर में चलती है और उसकी कुछ स्पीड है, ठीक है, जिसको मैंने बोल दिया वी एयर, पॉइंट है इतना। और हमें पता है कि वैक्यूम में उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ और एयर में लगभग होती है 2.998 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन हम इसको अप्रोक्स क्या ले लेते हैं? 3 × 10⁸ ही इसको ले लेते हैं। तो एयर में उसकी स्पीड इतनी है, लेकिन जब वो एयर से किस में जा रही थी? वाटर में जा रही थी, तो उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है? डिफरेंट। स्पीड क्या हो जाती है भाई? डिफरेंट हो जाती है। तो यानी ड्यू टू डिफरेंस इन देयर स्पीड ऑफ लाइट, हमारी जो लाइट है वो क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। क्योंकि आपको पता है जब भी वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी तो एक चीज कांस्टेंट रहती है और वो क्या होती है? उसकी फ्रीक्वेंसी। लेकिन स्पीड क्या होती है? चेंज होती रहती है। तो अब मैं वही कह रही हूँ कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कारण क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कारण क्या है कि लेट मैंने माना अगर ये एक, ठीक, तो इस तरीके से स्पीड होगी, एयर, क्लियर है। अब अगर हमारे पास इसी तरीके से मूव करती है तो उसने डिस्टेंस क्या किया है? ज्यादा कवर किया है, क्योंकि उसकी स्पीड क्या थी? ज्यादा, तो उसने डिस्टेंस भी क्या किया है? कवर किया है। अगर उसकी स्पीड कम होगी और फ्रीक्वेंसी क्या रहना है? कांस्टेंट रहना है, तो उसकी स्पीड कम होगी तो उसने डिस्टेंस भी क्या किया है? कम ट्रेवल किया है। उसकी अगर और स्पीड कम हो जाती है तो और डिस्टेंस को कम ट्रेवल करती है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और मान लो उस दूसरे मीडियम में जाकर उसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम,
या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। क्लियर इतना? लेकिन से वो किसी दूसरे मीडियम में जाती है, मान लो वाटर में जाती है, ग्लास में जाती है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। और उस केस में वो क्या करती है भाई? डिस्टेंस कम ट्रैवल करती है। तो जाना था उसको ऐसे, लेकिन गई वो ऐसे, इसकी स्पीड क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कारण क्या है हमारे पास, कि लाइट ये क्यों मुड़ जाती है? क्योंकि ड्यू टू डिफरेंस इन देयर स्पीड। एयर में स्पीड अलग होती है और दूसरे मीडियम में स्पीड क्या होती है? अलग होती है। इसी डिफरेंट स्पीड की वजह से बेंडिंग ऑफ लाइट अकर करती है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो एयर की जो स्पीड है वो वाटर की और ग्लास की स्पीड से क्या होती है? ज्यादा होती है। इसी वजह से बेंडिंग ऑफ लाइट अकर करती है। समझ में आया इतना पॉइंट? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और लाइट बैंड हो जाती है, मुड़ जाती है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन ये लाइट मुड़ क्यों जाती है? वो ओरिजिनल पाथ से ऐसे आ रही है। अब जैसे ही कोई दूसरा मीडियम आया तो दूसरा मीडियम कुछ ना कुछ तो देगा, और उस दूसरा मीडियम ने क्या किया? उसकी स्पीड को कम कर दिया। जैसे उसकी स्पीड कम हुई उसने डिस्टेंस भी कम ट्रेवल किया, और क्या हो जाएगी? बेंडिंग ऑफ लाइट अकर होगी। इतना पॉइंट क्लियर है? अगर मैं बात करती हूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, तो हमारे पास एक नेक्स्ट आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट था भाई फिनोमिना, लाइट का फिनोमिना, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? प्रॉपर्टी है। किसकी? मटेरियल की, मीडियम की। जो भी मीडियम होता है उसकी क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। ये क्या मेजर करती है? मेजर करती है हाउ मच बेंडिंग ऑफ लाइट अकर। मान लो कि एयर से वाटर में गई है, एयर से ग्लास में गई है, वाटर में मान लो ज्यादा बैंड हो रही है, ग्लास में मान लो कम बैंड हो रही है, या वाटर में कम बैंड हो रही है, ग्लास में ज्यादा बैंड हो रही है। लेकिन कितनी बैंड होगी ये तो एक्चुअल में हमें निकालना पड़ेगा। हम ऐसे तो बोल नहीं सकते कि इतनी बैंड हो जाएगी या फिर इसमें कम होगी या इसमें ज्यादा होगी, नहीं, हमें प्रॉपर निकालना पड़ेगा कि इस मीडियम में इतनी बैंड होगी, इस दूसरे मीडियम में इतनी बैंड होगी। तो ये एक्चुअल में क्या है? इस प्रॉपर्टी, मीडियम की एक प्रॉपर्टी है जो हमें ये बताती है, जो हमें मेजर करके देती है कि बेंडिंग ऑफ लाइट यानी लाइट कितनी बैंड होगी। तो इसको हम डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन और म्यू, इससे भी कर देते हैं, नॉर्मली हम एन से लेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, जो मेजर करती है कि कितनी लाइट हमारी बैंड होगी। और इसकी मैं और डेफिनेशन बोलूं तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, मान लो कि मैं किसका निकाल रही हूं? वाटर का। किसका निकाल रही हूं? वाटर का। किससे डिनोट करते? एन। एन क्लियर है? तो यहां से हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो गया रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम डिनोट करते हैं सी से। फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था सी को हम डिनोट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और जिसकी वैल्यू होती है ये। पॉइंट इतना क्लियर है? टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिसको डिनोट कर दिया मैंने v से। तो n की हमारे पास क्या आ जाएगी? c/v। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसकी कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट्स, क्योंकि मीटर पर सेकंड कैंसिल। तो ये हमारे पास n यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ये जो अभी जो क्लासेस है, इनिशियली क्लास, यानी जब हम लेंस पढ़ेंगे उससे पहले ये जितनी भी चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनसीईआरटी बोर्ड पर्पस से इंपॉर्टेंट
लेंस है, लेंस के न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन ये आगे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन छोटी छोटी बातों को आप किस तरीके से डील करते हो, कैसे आप इनको समझते हो। तो रिफ्रैक्शन क्या था नॉर्मली, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है, स्पेशली ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो लाइट हमारी बैंड हो जाती है, मुड़ जाती है, अपने ओरिजिनल पाथ से अलग हो जाती है। उसका कारण क्या है भाई, क्योंकि जब वो दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी जो स्पीड है उसमें चेंज आ जाता है, वो उसी स्पीड के चेंज होने की वजह से वो अपने पाथ से भी चेंज हो जाती है। लेकिन कितनी बैंड होगी वो कौन मेजर करके देगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जैसे मैं बात करूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट इन ए मीडियम की बात की है, तो मान लो कि मैं बात कर रही हूं किसकी, वाटर की। किसकी बात कर रही हूं भाई, वाटर। आपकी एनसीईआरटी में टेबल है, उस टेबल में आपको हर अलग अलग मीडियम का आपको दे रखा है कि एयर का हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मानकर चलते हैं 1, ठीक है। वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33 और ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5। सबसे ज़्यादा किसका होता है, डायमंड का होता है। डायमंड हैव हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एयर का हम क्या लेते हैं, सबसे लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं। क्लियर है। तो एयर को मैं डिनोट करती हूँ एन और एन ए, को मैं डिनोट करूंगी एन एन। मेनली हमारे पास यही काम आते हैं। तो अगर मैं एन डब्ल्यू की बात करूं तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ भाई, इसको क्या बोल सकती हूँ, एन डब्ल्यू को सी बाय वी डब्ल्यू। क्या बोल सकती हूँ, सी बाय वी डब्ल्यू। क्लियर है। अगर मैं एन जी की बात करूं तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकती हूँ, सी बाय वी सी। क्लियर है। अब देखो तुम एक एग्जाम्पल को देखो ध्यान से। जब हम क्या बोलते हैं कि लाइट एयर में है, लाइट कहाँ मूव कर रही है, एयर में, जिसकी v कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। लेकिन लाइट अब किस में गई है, ग्लास में, ठीक है। इसका n 1 है, इसका n की वैल्यू क्या है 1.5। चलो इसकी स्पीड निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं, इसकी स्पीड निकालते हैं। या को निकाल सकती हूँ Vg = C/Ng। C कितना है मेरे पास 3 × 10⁸। क्लियर है। Ng कितना है 1.5, क्या लिख सकती हूँ 3/2, 2 पर गया, स्पीड कितनी होगी 2 × 10⁸। यहाँ पर हमारे पास स्पीड आ गई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ देख रहे हो कि एयर में स्पीड क्या है, ज्यादा है 3 × 10⁸। लेकिन जब आप ग्लास में जा रहे हो उसकी स्पीड क्या होगी, कम। तो देख बेंडिंग होगी कि नहीं होगी, ऑब्वियसली होगी, या 3 × 10⁸ से है, अगर वो इसी तरीके से जाती है तो 3 × 10⁸। लेकिन जैसी वो ग्लास में आई क्या हुआ 2 × 10⁸, तो बेंडिंग ऑफ लाइट अकर। क्लियर है। तो ये किसकी वजह से होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, ड्यू टू डिफरेंस इन देयर स्पीड। तो हम यहाँ से पढ़ चुके हैं इसके बारे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। चलो हम पढ़ते हैं अभी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या रहेगा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को अगर आप बात करोगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, ये हमारे पास है मीडियम 1, इसको मैंने क्या मान लिया भाई, मीडियम 2। क्लियर इतना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बोल लिया N1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोल दिया मैंने, N2। ये हमारे पास क्या हो गया, नॉर्मल। ये हमारे पास क्या होगी भाई, इंसिडेंट रे। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल क्या हो जाएगा, एंगल I। अब अगर वो इस तरीके से जाती तो क्या हो जाता, सेम पाथ, लेकिन वो अपने पाथ से मुड़ जाती है और वो इस तरीके से चली जाती है, तो अब एंगल क्या हो जाएगा, R। ऑब्वियसली तुम यहाँ देख रहे हो एंगल I और एंगल R इक्वल नहीं है, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड लाइट हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ वही हमारे पास
कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, refracted ray all lie in same plane, all lie in same plane. ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल, ये है हमारे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या हो गया भाई? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या हमारे पास? इंटरफेस। इसको क्या बोल दिया मैंने? इंटरफेस। पॉइंट क्लियर है? तो ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये क्या आ गया आपका? फर्स्ट। सेकंड, वाई एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर था। ऑब्वियसली यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर इक्वल नहीं है। वो कब होता? जब ये सेम होता। तो इस केस में आई और आर दोनों क्या है? इक्वल। लेकिन यहाँ पर तो ओरिजिनल पाथ से क्या हो रही है? बेंड। तो अब तो ये आई और आर इक्वल नहीं है, लेकिन आई और आर में कुछ तो रिलेशन होगा। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? सेकंड लॉ, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमारे पास क्या निकल कर आया था भाई? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। साइन, और ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में आ जाता है 10th में, और आपने पढ़ा भी होगा 9th में, 9th के लास्ट में ये शुरू हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इस कॉन्स्टेंट किसके इक्वल आ गया? एन। एन आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी लॉ को मॉडिफाई करके स्नेल्स ने एक लॉ दिया। स्नेल्स ने क्या दिया? एक लॉ। इसी लॉ को क्या क्या मॉडिफाई किया गया और स्नेल्स ने एक लॉ दिया, उसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ ने क्या कहा? साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू n2 बाई n1। बोल सकती हूँ मैं n1 इंटू में साइन आई, n2 इंटू में साइन आर, कि जब ये एंगल आई और एंगल आर, एंगल आई और एंगल आर, ये जो डिपेंड करते हैं कि इनकी वैल्यू कितनी होगी, वो डिपेंड करते हैं उनके रिस्पेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करते हैं, n1 और n2 के ऊपर। तो आप किस तरीके से करोगे? ये इंटरफेस है 1 और 2 का। साइन एंगल किस में है? आई में। आर एंगल किस में है भाई? मीडियम 2 में है। साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू n2 बाई n1। तो आप ये बोल सकते, याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हो? ट्रिक में ऐसे याद कर सकते हो, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसी मीडियम का एंगल इज इक्वल टू मीडियम 2 का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम 2 का ही एंगल। तो n1 इंटू में साइन आई इज इक्वल टू n2 इंटू में साइन आर। तो ये स्नेल्स का लॉ है, ठीक है। तो ये स्नेल्स लॉ हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू n2 बाई n1। n1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, और n2 हमारे पास क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। और इस तरीके से हम स्नेल्स लॉ का यूज करते हैं। स्नेल्स लॉ का यूज करते हैं, चलो देखते हैं आगे इसको आप किस तरीके से यूज करोगे। इसके हम डिफरेंट केसेस करते हैं, ठीक है। हम इसके क्या कर रहे हैं? डिफरेंट केसेस कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट केस, लाइट गोज फ्रॉम लोअर, या मैं बोलूं रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। लाइट क्या जा रही है भाई? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम। अब रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होते हैं? रेयर मीडियम हम वो यूज करते हैं
रेयर मीडियम को हम वो चूज करते हैं जिसका लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जिसका क्या होता है भाई, लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और डेंसर मीडियम हम वो चूज करते हैं जिसका क्या होता है भाई, हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जिसका क्या होता है भाई, हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये फिक्स नहीं है, आपका दो मीडियम है, उन दो मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो उसको हम क्या बोल देते हैं, रेयर मीडियम, और इसको हम क्या बोल देते हैं, डेंसर मीडियम। जैसे अगर एक है एयर और एक है वाटर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1 और इसका क्या है 1.33, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, एयर का, तो एयर हमारे पास क्या होगी, रेयर मीडियम। बात समझ में आ रही है, इसका ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, डेंसर। देखो वाटर यहाँ पर किसका काम कर रहा है, डेंसर मीडियम का काम कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर मैं वही वाटर और ग्लास का लूं, किसका लूं, वाटर और ग्लास का, वाटर का 1.33 है, ग्लास का 1.5 है, तो यहाँ पे किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, वाटर का, तो वाटर यहाँ पर क्या हो गया, रेयर, ग्लास यहाँ पर क्या हो गया, डेंसर। तो इस फर्स्ट केस में वाटर डेंसर मीडियम है किसके रिस्पेक्ट में, एयर, लेकिन यहाँ पर वाटर कैसे कर रहा है, रेयर मीडियम की तरह काम कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि रेयर और डेंसर हम दो मीडियम के बीच में लेते हैं कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो रेयर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डेंसर मीडियम। क्लियर पॉइंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमारे पास दो है, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे NW है, NG है, ये हमारे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, इनकी वैल्यू 1.33, 1.5। यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं जिसका रेशो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन, हमारे पास किसके रिस्पेक्ट में होता है, वैक्यूम, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये हमारे पास क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो सिंपली N से हम डिनोट कर रहे हैं, यानी NW, NG, ये हमारा हो जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अगर मैं रिलेटिव की बात करूं, किसकी बात करूं भाई, रिलेटिव की, तो रिलेटिव को ध्यान से देखो, इसके लिखने का तरीका ये है कि मैंने N1 लिख दिया, N2 लिख दिया, ये मेरा हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी C/V, N इज इक्वल टू C/V, ये हो गया मेरे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ, रिलेटिव, यानी किसी के रिलेट में, रिलेटिव क्या हो जाएगा, किसी के रिलेट में हम, यानी यहाँ पर अब वैक्यूम रिलेट नहीं होगा, अब कोई अनदर मीडियम क्या होगा, रिलेट होगा। जैसे मैं इसको लिखते हैं N12, N21, दोनों अलग अलग चीजें हैं। N12 हम इसको क्या बोलेंगे, N12 को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। N12 को लिखने का तरीका क्या है, इसको सर्कल कर लो, क्लियर है, ये N1 है और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2, तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। N21 को क्या लिख सकते हो, इसको सर्कल कर दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, इसका लिखने का तरीका ये है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, इसका लिखने का तरीका ये है।